नमस्कार स्टूडेंट्स, ऑनलाइन कक्षाओं की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारी आखिरी ऑनलाइन संवाद हुआ था हमारा, उसमें हमने आपके प्रथम पेपर के विषय में और उसकी प्रकृति के विषय में चर्चा की थी। आज हम आपके सेकंड पेपर के विषय में, उसकी प्रकृति के विषय में और उसके सिलेबस के विषय में सामान्य चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि आपके जो सेकंड पेपर है उसका नाम इंटरनेशनल रिलेशन है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आपका ये जो पेपर है ये बड़ा ही रोचक पेपर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेपर है और बड़ा ही आपके लिए लाभदायक है, ना केवल बीए थर्ड ईयर में पढ़ने के लिए, वरन आगे जब आप प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी करेंगे तो इससे संबंधित अनेक प्रश्न अनेकानेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपने आप में इतनी रोचक है और इतनी प्रासंगिक है कि उसके विषय में जानकारी होना हर मनुष्य का कर्तव्य भी है और उसे वो ग्राह्य भी लगती है, उसे वो रोमांचक भी लगती है। तो आज हम सबसे पहले इस पेपर की सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से विदित है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तो इस पेपर में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में चर्चा करेंगे। ये पेपर भी आपका 5 यूनिट में बटा हुआ है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट 5। 5 यूनिट में आपका पेपर बटा हुआ है। और आपका प्रथम जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, उसमें जो आपके टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार हैं: मेजर डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिंस 1945, कोल्ड वॉर, देतांत, पोस्ट कोल्ड वॉर, नॉन अलाइंड मूवमेंट, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नॉर्थ साउथ एंड साउथ साउथ डायलॉग, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये आपके यूनिट फर्स्ट में दी गई है। अब इसके विषय में थोड़ी सी आपको चर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में विस्तार से। तो जब हम नियमित रूप से सिलेबस वाइज आपको पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपकी कक्षाएं शुरू हो जाएगी। लेकिन आज सिलेबस की थोड़ी सी आरंभिक चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि यूनिट फर्स्ट का जो पहला टॉपिक है, मेजर डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिंस 1945, यानी 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो मुख्य घटनाक्रम घटित हुए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। वो आपके सिलेबस में उल्लेखित है, जो भी घटनाक्रम है। अब इस घटनाक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होते ही शुरू हो गया था, वो घटनाक्रम है कोल्ड वार, यानी शीत युद्ध। शीत युद्ध एक विचित्र प्रकार की शब्दावली से बना हुआ शब्द है और एक उस तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति को परिभाषित करता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में देखी गई थी। कोल्ड वार का मतलब युद्ध नहीं है, ये युद्ध नहीं, ये प्रत्यक्ष या गर्म युद्ध नहीं होता, इसमें युद्ध नहीं होता, वरन ये जो शब्द है ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिकी और सोवियत संघ के जो खेमे थे उनके बीच जो तनावपूर्ण संबंध हो गए थे, उन तनावपूर्ण संबंधों की प्रकृति को और तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को दर्शाता है ये शब्द। जो ये शीत युद्ध था, इसमें दोनों देशों के बीच कभी भी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष युद्ध को छोड़कर हर कुछ हुआ जो कि युद्ध में होता है। जैसे एक दूसरे के खिलाफ मनोवैज्ञानिक प्रचार, एक दूसरे की खिलाफ मोर्चेबंदियाँ, एक दूसरे के खिलाफ सैनिक संधियाँ बनाना। एक देश ने, अमेरिका के नेतृत्व में जो पूंजीवादी देश थे उन्होंने नाटो बना लिया, तो सोवियत संघ के नेतृत्व में जो साम्यवादी मोर्चा था उन्होंने वर्सा पैक्ट बना लिया। इसके अलावा ज़्यादा विश्व के जो तटस्थ देश थे उनको अपने अपने खेमों में लेने का पक्ष किया। अमेरिका ने अपने खेमे में लेने का प्रयास किया, सोवियत संघ ने अपने खेमे में लेने का प्रयास किया, यानी सैनिक संधियाँ की, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया, एक दूसरे के खिलाफ मनोवैज्ञानिक प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया, खतरनाक हथियार बनाए, खतरनाक हथियारों की तैनाती की और हर वो प्रयास किए जिससे दूसरे खेमे का देश कमज़ोर हो जाए और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी स्थिति थोड़ी क्षीण हो जाए। बस प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, उसके अलावा सब हुआ, इसलिए इसको शीत युद्ध कहते हैं, क्योंकि ये युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं बदला। तो युद्ध तो था, ठंडा युद्ध था, बिना खून बहाया हुआ युद्ध था। तो एक हो सकता है आज आप इस टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पा रहे, लेकिन जब हम इसके बारे में बताएंगे तो आप इसको समझेंगे। तो कोल्ड वार बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारी शुरुआत हम वहीं से करेंगे। फिर है देतांत। एक समय ऐसा भी आया
कि शीत युद्ध के बाद या शीत युद्ध के समय एक समय ऐसा भी आया कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंधों में कुछ कमी आई। तो देतांत एक फ्रेंच शब्द है और ये इस बात को दर्शाता है कि दोनों महाशक्तियों के जो संबंध, जो तनावपूर्ण संबंध थे शीत युद्ध के, उन तनाव में कमी आई है, उनमें मित्रता की जो भावनाएं बढ़ रही है दिनों दिन, वो बताता है। लेकिन ये जो देतांत था ये ज़्यादा दिन नहीं रह पाया और पुनः शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया और जिसे नव शीत युद्ध कहा गया और ये भी आपके सिलेबस में है। तो ये 3 टॉपिक शुरुआत है, शीत युद्ध, देतांत और नव शीत युद्ध। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है और कंटिन्यूटी चलेंगे। शीत युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होते ही शुरू हो गया था और ये करीबन 90 में तक रहा। जब सोवियत संघ का अवसान हो गया, सोवियत संघ का खेमा ख़त्म हो गया, तब तक दोनों देशों के बीच नियमित रूप से तनाव रहा। बीच की देतांत की कुछ साल की अवधि को छोड़ के जब दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक टॉपिक है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला, जिसने हमारे देश की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को प्रभावित किया, वो वाला टॉपिक है। तो इसके बारे में बहुत अत्यंत विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो अगला है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। जब विश्व शीत युद्ध में 2 खेमों में बट गया, यानी अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों और सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देशों में 2 खेमों में विश्व बट गया। ये दोनों महाशक्तियाँ थी और ये दोनों महाशक्तियाँ चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा देश उनके प्रभाव में आ जाए। ऐसे समय में भारत के नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिस्र के नासिर, इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया, एक प्रयास शुरू किया, एक संकल्प शुरू किया, जिसमें इन्होंने बोला कि हम जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नव स्वतंत्र देश हैं, यानी ये जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश थे, ये ज़्यादातर देश वो देश थे जो पहले उपनिवेशवादी शक्तियों के शासन के अधीन थे। जैसे भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, ऐसे ही कुछ देश स्पेन के अधीन थे, कुछ फ्रांस के थे, कुछ पुर्तगाल के थे, कुछ अन्य यूरोपीय शक्ति के देश में थे। तो ये ज़्यादातर नवेदित स्वतंत्र हुए थे, ये सब उपनिवेशवादी शक्तियों का शिकार रहे थे। तो इन जो ये 3 नेता थे, भारत के नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिस्र के नासिर, इन लोगों के प्रयास से एक नया मूवमेंट शुरू हुआ जिसको नॉन अलाइन्ड मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। इन्होंने कहा कि हम इन दोनों महाशक्तियों के साथ नहीं मिलेंगे, बल्कि स्वतंत्र विदेश नीति का अनुपालन करते हुए अपना विकास स्वयं करेंगे। गुट निरपेक्षता का मतलब तटस्थता नहीं है, तटस्थता और गुट निरपेक्षता में अंतर है। तटस्थता का मतलब है आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या आपके सामने जो घटनाक्रम हो रहा है उसके प्रति पूर्णतः उदासीन हो जाओ। ये उदासीनता नहीं है, इसका अर्थ है कि आप स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्रीय हित के अनुरूप और जो उचित होगा उसके अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहार करेंगे। ना हम अमेरिकी खेमे में जाएंगे, ना यूरोपीय खेमे में जाएंगे। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन भी शुरू हुआ और इसने दुनिया को 2 ध्रुव में जो बट गई थी, वो 2 ध्रुव में बट गई थी, उसमें एक नया प्रयास शुरू किया जिससे विश्व को बहुध्रुवीय बना सके। और कहीं ना कहीं ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों का ही प्रयास था कि दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध नहीं और कहीं ना कहीं विश्व तबाही से बच गया। तो ये भी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन भी आपके सिलेबस में इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अगला टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में ही न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। आपको मालूम है कि ये जो यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों को अपना गुलाम बना लिया था। इस गुलाम बनाकर इनके गुलाम बनाने का सबसे पहला उद्देश्य राजनीतिक आधिपत्य स्थापित नहीं करना था, बल्कि इनका आर्थिक शोषण करना था। और आर्थिक शोषण निर्बाध रूप से हो सके इसलिए इन्होंने राजनीतिक शक्ति ग्रहण करने की सोची और करी। तो जो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर से आशय यह है कि जो ये इन तीसरी विश्व के या विकासशील देश जो स्वतंत्र हुए थे, इन्होंने मांग की कि जो विश्व व्यापार व्यवस्था या विश्व आर्थिक व्यवस्था है जो कि पूंजीवादी या अमीर देशों के पक्ष में झुकी हुई है, उसका पुनर्निर्धारण किया जाए और इन देशों को भी अपने आर्थिक संसाधनों पर पूर्ण संप्रभुता मिले, पूर्ण अधिकार मिले और इन देशों की भी आर्थिक व्यवस्था में पूछो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा बाद में ही करेंगे। फिर इसी से है कि नॉर्थ साउथ डायलॉग यानी उत्तर दक्षिण संवाद। विश्व को मानते हैं कि उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में बटा हुआ है, उत्तर की तरफ अमीर देश है, दक्षिण की तरफ गरीब है। तो वो नई आर्थिक व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है
उत्तर दक्षिण संवाद, अर्थात दक्षिण यानी गरीब या विकासशील देशों का विकास हो सके, इसके लिए उत्तरी देशों से यानी विकसित देशों से उनको सहयोग दिया जाए, उनकी सहायता की जाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है नई आर्थिक व्यवस्था से ही साउथ साउथ संवाद। जब विकसित देशों ने विकासशील देशों के आर्थिक विकास में किसी प्रकार की सहयोग नहीं की, तो विकासशील देशों के मध्य मन में आपस में ही ये विचार उभर के आया कि क्योंकि विकसित देश हमारी किसी तरह की सहायता नहीं कर रहे, तो हम विकासशील देश आपसी सहयोग से ही अपना विकास स्वयं करें। तो ये साउथ साउथ डायलॉग या दक्षिण दक्षिण संवाद है। फिर अगला टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी यूरोपियन आर्थिक सहयोग, ये भी हम पढ़ेंगे। अब यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में हम यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र महासंघ, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए आप, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ कहीं ना कहीं वो राष्ट्रसंघ की विफलता थी, और ये माना गया कि राष्ट्रसंघ की स्थापना जिस उद्देश्य से हुई थी कि वो राष्ट्रों के बीच जो तनाव है उसका शांतिपूर्ण हल करेगा, ताकि युद्ध की नौबत ही नहीं आए। भाई तो तनाव होना स्वाभाविक होता है, अनेक बार हमारे हितों में टकराव होते हैं और हितों में टकराव के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है, पर वो तनाव युद्ध में ना बदल जाए, इसकी जिम्मेदारी एक ऐसे निष्पक्ष और विवेकशील संगठन या व्यक्ति की होनी चाहिए जो दोनों पक्षों के मतभेद को दूर करा सके। इसी देश से प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, पर राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में के बाद राष्ट्रसंघ की गलतियों से सबक लेते हुए यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र महासंघ नामक एक ऐसा संगठन का ढांचा खड़ा किया गया। एक ऐसे संगठन को प्रारंभ की स्थापना हुई जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना था और राष्ट्रों के बीच जो मतभेद थे उनका शांतिपूर्ण हल करना था। तो यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आ गया था। जो हमारे टॉपिक्स में हम इसके संगठन पढ़ेंगे, इसके कार्य योजना के बारे में पढ़ेंगे, इसके जो अलग अलग अंग हैं, चाहे यूएनओ की महासभा उसके बारे में पढ़ेंगे, सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ेंगे, यूएनओ का जो सचिवालय है उसके बारे में पढ़ेंगे, या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, न्याय परिषद के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक आर्थिक परिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो यूएनओ, उसकी कार्य योजना, उसके उद्देश्य, ये सब हम यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। इसके अलावा यूनिट सेकंड में हम अनेक संधियों के बीच भी पढ़ेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब शीत युद्ध शुरू हो गया तो राष्ट्रों के बीच हथियार निर्माण की अंधाधुंध दौड़ शुरू हो गई। कई तरह के घातक हथियार बनाए गए, जिसमें परमाणु हथियार बहुत ही खतरनाक हथियार थे, जो मानवता, एक हथियार पूरी मानवता को ख़त्म कर सकता था। तो हथियार तो बन गए, लेकिन होता है ना हमेशा कि विवेकशील आवाज़ भी उठती रहती है। तो निशस्त्रीकरण यानी इन हथियारों को ख़त्म करने या इनकी मात्रा सीमित करने की मांग भी उठती रही, और परमाणु हथियारों को सीमित करने या उसको समाप्त करने की दिशा में अनेक संधियाँ हुई, जिसमें एनपीटी यानी अणु अप्रसार संधि और सीटीबीटी कॉम्प्रेसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी व्यापक परीक्षण निषेध संधि प्रमुख है। इसके अलावा अमेरिकी और सोवियत संघ, जिनके बीच शीत युद्ध था और जिनके पास सबसे खतरनाक परमाणु हथियार थे, उनके बीच भी सॉल्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक या सामरिक शस्त्रास्त्र परिसीमन वार्ता, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी INF जैसी संधियाँ हुई। तो हम यूनिट सेकंड में यूएनओ और इन संधियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जहाँ तक यूनिट थर्ड की बात है तो हम इसमें विदेश नीति पढ़ेंगे। विदेश नीति क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक लाइन में पहले समझा दूँ। देखिए, हर राष्ट्र के कुछ अपने हित होते हैं और उन हितों को पूरा करने के लिए हर राष्ट्र अपनी विदेश नीतियों का संचालन करता है। हर राष्ट्र के कुछ हित हैं। अब वो हित क्या हो सकता है, 2-3 हित मैं बताता हूँ। हर राष्ट्र चाहता है उसकी सुरक्षा, एकता और अखंडता बनी रहे, ठीक है। हर राष्ट्र चाहता है कि उसका आर्थिक विकास हो, हर राष्ट्र चाहता है उसका सांस्कृतिक उसका उन्नयन हो, हर राष्ट्र चाहता है कि उसका तकनीकी विकास हो, हर राष्ट्र चाहता है कि उसके नागरिकों का कल्याण हो। ये हर राष्ट्र है। तो इसके लिए हर राष्ट्र अपनी विदेश नीति का संचालन करता है ताकि उसके अधिकतम हितों की पूर्ति हो। अब आप तो यूनिट थर्ड में हम 3 देशों की विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे मुख्यतः। एक है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जिसको आप अमेरिका के नाम से जानते हो, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन, और तीसरा है रशिया। इनकी विदेश नीति, उनके उद्देश्य, उनकी समस्या, इनके बारे में देखें। जहाँ तक यूनिट 4 है तो उसमें हम भारतीय विदेश नीति, उसके उद्देश्य, उसके निर्धारक, भारत की जो गुटनिरपेक्ष नीति है, भारत की जो परमाणु नीति है 1968 के बाद, या भारत की जो नवीन अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन, उसके प्रति जो भारत की प्रतिक्रिया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जहाँ तक यूनिट 5 का प्रश्न है तो यूनिट 5 में हम इंडिया
और यूएनओ के संबंधों को पढ़ेंगे, यानी भारत और संयुक्त राष्ट्र महासंघ के क्या संबंध है, भारत और चीन के क्या संबंध है, ये पढ़ेंगे। और भारत और चीन के संबंधों में मुझे मालूम है आप लोगों की उत्सुकता अनायास ही बढ़ा दी है क्योंकि भारत और चीन के संबंध अभी बड़े तनावपूर्ण हैं, तो उन संबंधों को भी पढ़ेंगे और उसको वर्तमान संदर्भ से जोड़ने का प्रयास करेंगे। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ पढ़ेंगे, भारत और सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, मालदीव, आपके भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि जो देशों का ये संगठन है और जिसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का आपसी सहयोग द्वारा विकास करना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम भारत की जो विदेश नीति है उसका जो क्रिटिकल रिव्यू यानी उसका आलोचनात्मक जो मूल्यांकन है वो करेंगे। तो ये जो आपका पेपर है, ये पेपर बहुत ही उत्सुकता को जगाने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है और साथ साथ बहुत बहुउपयोगी भी है, क्योंकि अलग अलग परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप ये फाइनल ईयर में हैं तो आगे जाके आपको सबको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना है। तो इसके विषय में हम बहुत गंभीरता से और बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। जहाँ तक पुस्तक की विषय है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अनेक पुस्तकें आती हैं, लेकिन मैं महाविद्यालय स्तर पर और वैसे बाद में भी एक पुस्तक को आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जो पुस्तक आपके अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। वो है BL फड़िया की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में उपलब्ध है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर संभव हो, अगर आपका सक्षम हो तो खरीद लो, अन्यथा महाविद्यालय की लाइब्रेरी से लेकर काम चला लेना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमेशा उपयोगी होगी पढ़ना। तो इस तरह हमने आज आपके सिलेबस सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर के सिलेबस और उसकी प्रकृति पर चर्चा की। अब जो अगले वीडियो आएंगे उसमें एक एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं या क्या क्या उससे संबंधित समस्याएं या आपकी अध्ययन की आवश्यकताएं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।